विनायक नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बर्थ एस्फेक्सिया। यस या नो? बर्थ एस्फेक्सिया से क्या मतलब समझ रहे हैं आप? ये कुछ नियोनेटल हाई रिस्क जो होती हैं, कुछ नियोनेट्स को कुछ हाई रिस्क होती हैं, उनमें से एक डिजीज है बर्थ एस्फेक्सिया। यस या नो? नियोनेट्स हाई रिस्क में बहुत सारी डिजीज आएंगी, अपन वन बाय वन करके सारी डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। यस या नो? आज का जो अपना टॉपिक है वो बर्थ एस्फेक्सिया। ये सी या नो? इसका सिंपल सा अगर आप मीनिंग समझना चाहें कि बर्थ एस्फेक्सिया क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल सा ऐसे समझाऊं कि उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझना चाहें बर्थ एस्फेक्सिया क्या होता है, तो मैं बताऊं कि उस न्यू बॉर्न को वहां पे रेस्पिरेशन को या तो स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है या फिर उसको मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। स्टार्ट या मेंटेन दो में से एक उसको समस्या हो रही है। इस कंडीशन को बर्थ एस्फेक्सिया बोलते हैं। यस या नो? ऐसे मैं बोलूं या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाना ब्रेन में, वो भी कहीं ना कहीं लीड करता है बर्थ एस्फेक्सिया को। तो सिंपली अगर मैं आपको हिंदी में एक तरीके से आप समझना चाहें कि यार ये कंडीशन क्या होती है, तो मैं इसको साफ साफ ऐसे बताऊंगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। यस या नो? या फिर डू नॉट स्टार्ट द रेस्पिरेशन। यस या नो? ये बात आप समझ लेना। तो ये इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए दो चीज तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लड फ्लो और जो ऑक्सीजन है ना, वो लेक हो जाते हैं, यानी अच्छे से नहीं हो पाता है। कहां पे? ब्रेन में। बर्थ एस्फेक्सिया की वजह से ऐसा होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन में जो मैंने बताया हुई कि क्या है कि फेल हो जाता है वो न्यूबॉर्न किस में? इनिशिएट करने में, शुरुआत करने में। क्या? रेस्पिरेशन को शुरू करने के अंदर वो बेबी फेल हो जाता है, न्यूबॉर्न फेल हो जाता है, यानी कि वो इनिशिएशन नहीं कर पाता है, या फिर वो उस इनिशिएशन तो कर लिया लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ये इसकी डेफिनेशन है। इनिशिएशन नहीं हो पाना लीड टू साइनोसिस। यस या नो? शुरू ही नहीं हुआ है। यस या नो? शुरू ही नहीं होने की वजह से जो साइन सिम्टम आएगा वो साइनोसिस आएगा। और मेंटेन नहीं होने की वजह से जो साइन सिम्टम आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा नेजल फ्लेरिंग। ये से नो? नेजल फ्लेरिंग। समझ में आ गई बात? तो ये यही कह रहा है कि फेलियर टू इनिशिएशन और मेंटेन स्पॉन्टेनियस पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये से नो? दोनों में से एक कंडीशन हो रही है, या तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा रेस्पिरेशन, या फिर वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। साथ में क्या हो रहा है वहां पे? साथ में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। जब रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, होता है वहां पे हाइपोवेंटिलेशन, वहां देखने को मिलेगा। CO2 इंक्रीज वहां पे देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज वहां पे देखने को मिलेगा। हाइपोवेंटिलेशन वहां पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं वो इसके साथ में आएंगी। ये सारी चीजें साथ में आएंगी, जैसे मैंने बोला, करेक्टराइज बाई किस किस में? साइनोसिस होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। भाई अपने आप ही होगा कि CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अरे CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वहां पे होगा। और ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन इतनी नॉर्मल नहीं है, बहुत सीवियर कंडीशन है। आगे आएंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे न्यूबॉर्न बेबी की डेथ तक हो सकती है, क्योंकि CO2 वेजोडाइलेशन करवाती है, और वेजोडाइलेशन से वहां पे बेबी है वो शोक में चला जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है। यस या नो? तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन के अंदर इनिशिएशन नहीं होना या मेंटेन नहीं होना रेस्पिरेशन का, कुल मिला के बात यही है कि अच्छे से उसको रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। नॉट ए गुड पल्मोनरी रेस्पिरेशन स्टार्ट। तो ये जो कंडीशन ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया कहलाती है। यस या नो? समझ में आ गया? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में कि इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है, IPA है, IPA की डेफिनेशन क्या थी? IPA की डेफिनेशन मतलब इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन, वो तो है WHO के द्वारा। वो जो डेफिनेशन थी वो WHO से है। IPA की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? सेम चीज कहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम चीज कहती है, लेकिन एक ही चीज कहती है कि भाई उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो 60 सेकंड के अंदर अगर स्टार्ट नहीं होता है, अगर रेस्पिरेशन है वो स्पॉन्टेनियसली अगर 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट में अगर वहां पे
शुरू नहीं होता है तो उस कंडीशन को बर्थ एस्फिक्सिया मान लिया जाता है। तो उस कंडीशन को वो क्या मानते हैं? बर्थ एस्फिक्सिया। वो ये मानते हैं कि अगर 1 मिनट के अंदर रेस्पिरेशन स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट नहीं हुआ तो वो बर्थ एस्फिक्सिया का शिकार हो गया। यस या नो, ये कंडीशन थी। या फिर वहां पे जो अपगार स्कोर है ना बच्चों, अपगार जो स्कोर है ना 3 से कम होना चाहिए, 3 से कम हो अपगार स्कोर। साथ में आपको पता वही डिक्रीज CO2 O2, मतलब O2 डिक्रीज CO2 इंक्रीज हाइपोवेंटिलेशन, ये सारी चीजें इसके साथ में होंगी। ये जो डेफिनेशन थी ये IPA के द्वारा है, इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा है। समझ में आ गया बात? तो अगर वहां पे इंडियन पेडियाट्रिक एसोसिएशन साफ साफ लिखा हुआ हो तो आपको ये डेफिनेशन देखनी है कि उसके अंदर 60 सेकंड के अंदर अगर वहां पे शुरू नहीं होता है रेस्पिरेशन तो वो क्या कंडीशन है? बर्थ एस्फिक्सिया। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, लगभग लगभग आपको पता है कि 60 सेकंड तक सभी बच्चों के अंदर स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेशन, और अगर अपगार स्कोर में कोई चेंजेस नहीं है तो 90 सेकंड तक उसको नॉर्मल मान लिया जाता है। प्री ट्रेम जो बेबी है ना, प्री ट्रेम के अंदर बर्थ एस्फिक्सिया की जो है शिकायत वो ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि बर्थ एस्फिक्सिया जो कंडीशन है वो प्री ट्रेम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। यस या नो? चलिए आगे बात करते हैं। प्रीट्रम आर मोर अफेक्टेड। लगभग 90 to 92% जो प्रीट्रम है वो क्या होते हैं? मोर अफेक्टेड होते हैं। ये से नो, टोटल कितने केस होते हैं? लगभग लगभग 7 से 8% केस होते हैं। बर्थ एस्फिक्सिया का टोटल 7 से 8% केस होते हैं। इट मींस अगर वहां पे 100 बच्चों का बर्थ हुआ, उसमें से 7 से 8 बच्चों को बर्थ एस्फिक्सिया देखने को मिलता है। इसमें से 7 या 8 को बर्थ एस्फिक्सिया देखने को मिलता है। यस या नो? इसका 90% है। इस टोटल 100 में से 90% को नहीं हो रहा है। ये जो 7 से 8 बच्चों को बर्थ एस्फिक्सिया जो हुआ है, इसमें से अगर 90% की बात करूं तो वो प्रीट्रम थे। मतलब प्रीट्रम में होने की संभावना ज्यादा है। इसका मतलब ये वही चीज बता रहा है जो मैं बता चुका हूं कि लगभग 90 से 92% बेबी है ना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। यस या नो? नॉर्मल रेस्पिरेशन स्टार्ट किसके साथ में होता है? क्राई के साथ में होता है। जैसे ही बेबी या न्यूबॉर्न क्राई करता है, लंग्स का एक्सपेंशन होता है और स्टार्ट हो जाता है क्या? रेस्पिरेशन। क्राई के साथ में अपने आप स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेशन 6 से 30 सेकंड के अंदर अंदर। बर्थ के 6 से 30 सेकंड के अंदर अंदर, 6 से 30 सेकंड के अंदर जन्म के तुरंत बाद में स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन विथ क्राई स्टार्ट। क्राई के साथ में अपने आप स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर अपगार स्कोर नॉर्मल होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, तो मैंने बोला 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट तक भी अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए अब अपन इसके कोजेज के बारे में बात करते हैं। तो अगर सबसे पहली बात है डायरेक्टली कोजेज पे आओ, तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वो जो कोजेज होते हैं ना, वो हमने आज तक देखे वो प्लेसेंटल कोज होते हैं। कौन से कोज होते हैं? प्लेसेंटल कोज। लगभग 90% जो केस है उसमें से 90% जो है ना, वहां पे देखा गया कि बर्थ एस्फिक्सिया का जो है उसमें प्लेसेंटल कोज को ज्यादा देखने को मिला है। प्लेसेंटल कोज वहां पे ज्यादा देखने को मिले। ये से नो, अब बात करते हैं हम 3 कैटेगरी के में इसके कोजेस पढ़ेंगे, प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। ये से नो, तो पहले पढ़ लेते हैं प्रीनेटल के बारे में। प्रीनेटल कोज के बारे में अपन देख लेते हैं। प्रीनेटल कोज मींस क्या है? डिलीवरी से पहले बेबी के, जब बच्चा मदर वोम में है, जब के जो कोज है वो है। एक तो इसके अंदर कोज है वो होता है बेटा APH, एंटीपार्टम हेमरेज। एक इसका जो है वो PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो जो APH है, जो एंटीपार्टम जो हेमरेज है, इसके अंदर वही आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रूप्सी प्लेसेंटा। ये सियानो, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रूप्सियो प्लेसेंटा।
यस या नो, और अब्रूप्सियो प्लेसेंटा। दोनों कंडीशन के बारे में जानते होंगे। प्रीविया मींस लो लाइन प्लेसेंटा, और अब्रूप्सिया मतलब प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो सेपरेशन है वो पहले हो जाना, दैट इज कॉल्ड अब्रूप्सी प्लेसेंटा। और नॉर्मल, और इसमें क्या, लो लाइन प्लेसेंटा, वो क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया। मैन जो होता है ना वो अब्रूप्सी प्लेसेंटा एक होती है। मतलब एपीएस के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, अब्रूप्सी प्लेसेंटा देखने को मिलता है। प्रीविया की वजह ज्यादा कौन सा मिलता है, अब्रूप्सी प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो ये तो पीआईएच के अंदर आपको पता है एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया जो कंडीशन है, ये दोनों ही कंडीशन हाइपरटेंशन, यस या नो, नाम ही क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। पीआईएच के अंदर इस कैटेगरी में आते हैं प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। इसके अंदर बीपी ज्यादा हो जाती है, और साथ में सीजर्स अगर आ गए, साथ में अगर सीजर आ गए तो दिस कंडीशन इज एक्लेम्सिया, और ओनली हाइपरटेंशन है तो प्री एक्लेम्सिया। यानी एक्लेम्सिया के जस्ट पहले वाली स्टेज प्री एक्लेम्सिया कहलाती है। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि एनीमिया भी इस चीज को लीड कर सकता है, यस या नो। अरे भाई एनीमिया है, ब्लड ज्यादा नहीं है, ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो अगर वहां पे ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, और ये सांस की तो बीमारी है, यस या नो। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, अगर यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, इंट्रायूटेराइन जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, पॉलीहाइड्रोमनियाज एंड ओलिगोहाइड्रोमनियाज, यस या नो। ये सारी जो कंडीशन है ना वो किस में आएंगी, प्रीनेटल के अंदर आएंगी। सारे जो कोजेज है ना वो प्रीनेटल कोजेज है। इतने सारे कारण हो सकते हैं जब मदर के वूम में है बेबी, यानी उसकी फिटल लाइफ की बात हो रही है, वहां पे इतने सारी कंडीशन है ना वो बर्थ एस्फिक्सिया को लीड कर सकती है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन एक ही चीज, एक ही वर्ड में आपसे पूछा जाए तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना वो प्लेसेंटल कोज इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए अगर चार ऑप्शन है, चारों में ये सारे कुछ है, और अगर वहां पे एक कोज कोई सा भी प्लेसेंटा का लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटल कोज इज द मोस्ट कॉमन कोज, यस या नो। प्लेसेंटल कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज, ये आपको समझ आना चाहिए। प्रीनेटल कोज हो गए, अब इंट्रानेटल कोज। प्रोलॉन्ग लेबर, इंट्रानेटल का मतलब क्या हो गया, डिलीवरी के दौरान की बात चल रही, डिलीवरी के दौरान जब डिलीवरी हो रही है जब की बात चल रही है, ये से नो। तो प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है लेबर की तीनों स्टेज को मिला के अगर 18 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग लेबर। देन आता है प्रिसिपिटेटिंग, प्रिसिपिटेड लेबर। इसके अंदर प्रिसिपिटेड लेबर होता है कि 2 घंटे से पहले पहले डिलीवरी हो गई, बिल्कुल कुछ ही समय लगा, विद इन 2 आवर्स से पहले पहले अगर डिलीवरी हो गई तो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर, यस या नो। हेड इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान हेड इंजरी का हो जाना। सीपीडी, सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, एलएससीएस लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, मदर मॉर्फिन की ओवरडोज, मॉर्फिन ओवरडोज, ये सारे जो कारण है ना ये इंट्रानेटल कोजेज है। कौन से कोजेज है प्यारे बच्चों, ये इंटरनेटल कोजेज। डिलीवरी जब हो रही है, इट मींस मैं बात करूं एक तरीके से कि मैं यहां पे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा हूं।
कौन सी स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा हूं? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा हूं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर इतने सारे कॉजेज हो सकते हैं जो बर्थ एस्फिक्सिया को लीड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं उसमें? प्रोलॉन्ग्ड लेबर बताया कि डिलीवरी में बहुत ज्यादा समय लग गया, मतलब 18 घंटे से ज्यादा का समय लगना प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर कहलाता है। उसमें भी बेबी को फीटल डिस्ट्रेस हो गया, सांस में दिक्कत हो गई, तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर इज लीड टू बर्थ एस्फिक्सिया। समझ गए बात? दूसरी बात, प्रिसिपिटेड लेबर, 2 घंटे में, इस 2 घंटे से पहले पहले अगर तीनों लेबर स्टेज का टाइम है वो मिनिमम हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हेड इंजुरी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सिफेलोपेल्विक डिस्पर्सोशन, उसके अंदर पेल्विस मतलब शॉर्ट पेल्विस है, डिलीवरी में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। समझ में आ गया? एलएससीएस में भी हो सकता है। इसीलिए लोअर मतलब जब सिजेरियन होता है उसमें 90 सेकंड के अंदर अंदर बेबी को बाहर निकालना होता है। ये शनो की मोर चांसेस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। समझ में आ गई? मोर चांसेस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, मोरफिन की ओवरडोज हो जाए तो उससे भी बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है। मोरफिन ओवरडोज ये पेन किलर के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए? पेन किलर के लिए वहां पे मोरफिन काम में ली जाती है, और इसकी वजह से भी वहां पे रेस्पिरेटरी डिफ्रेजन होता है। वहां पे रेस्पिरेटरी डिफ्रेजन होता है। अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट है बेटा, उसका बहुत ही प्यारा, नेलेक्सोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेलेक्सोन। क्या मोरफिन का एंटीडोट क्या है? नेलेक्सोन। ये से नो। तो ये सारे जो कोजेज हैं वो कौन से कोजेज हैं? इंट्रानेटल कोजेज हैं। समझ में आ गई बात? इंट्रानेटल कोजेज हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल कोजेज। कौन से कोजेज? अरे बोलो भाई, कौन से कोजेज? पोस्ट नेटल कोजेज। पोस्ट नेटल कोजेज के अंदर आरडीएस, यस या नो? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यस या नो? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, आरडीएस हुआ है किसी को, उसकी भाई बात वही है, हमारी सांस की है, तो पूरी बात तो सिर्फ रेस्पिरेशन की चल रही है। तो अगर किसी को आरडीएस, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बेबी ऑफ डायबिटिक मदर, यस या नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेबी ऑफ डायबिटिक मलाइटस मदर, यस या नो? डायबिटीज मलाइटस मदर है, उसका अगर बेबी है तो मैक्रोसोमनिया होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? मैक्रोसोमनिया। मैक्रोसोमनिया मतलब उसका जो वेट होता है ना, वो मोर देन 4 kg होता है। और अगर जितना बड़ा शरीर होगा उसका, तो ऑक्सीजन डिमांड भी उतनी होगी। इंक्रीज टिश्यू डिमांड, टिश्यू O2 डिमांड, यस या नो? और आपको पता है कि ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हुई तो वो किसको लीड कर सकती है? बर्थ एस्फिक्सिया को, यस या नो? समझ में आ गया ये भी आपको? एलबीडब्ल्यू हो सकता है भाई, लो बर्थ वेट बेबी। एलबीडब्ल्यू में बिल्कुल बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लो बर्थ वेट बेबी है उसकी वजह से ऐसा होता है। समझ में आ गया? बेबी ऑफ एल्कोहलिक मदर, बेबी ऑफ एल्कोहलिक मदर, एल्कोहलिक मदर, उस बच्चे की मां है वो शराब पी रही है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये है पोस्टनेटल कोजेस। डिलीवरी के बाद में अगर उस बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया साहब, उसको आईडीएस है, तो भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज मलाइटस मदर है, उसका बेबी है, ग्लूकोज खा खा के मोटा हो गया साहब। क्या हो गया? ग्लूकोज खा खा के मोटा हो गया, बॉडी वेट 4 kg से ऊपर हो गया, मैक्रोसोमनिया हो गया उसको, ये से नो? उसके टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई, और ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई तो बर्थ एस्फिक्सिया में जा सकता है मरीज। खेल पूरा किसका है? ऑक्सीजन का ही तो चल रहा है यहाँ पे, ये से नो? एल्कोहलिक मदर है, उसका बेबी में ऐसा हो सकता है। लो बर्थ वेट वाला बेबी है वो भी इसके लिए मोर प्रोन होता है। प्रीमेच्योरी तो बताया अभी मैंने, क्या बताया था? बर्थ एक्सपेक्सिया सबसे ज्यादा किस में होता है? प्रीटर्म में। और प्रीटर्म लो बर्थ वेट पे होता ही होता है, इसमें क्या है? अरे भाई प्रीटर्म हो गया तो उसका वेट तो 2.5 kg के आसपास ही होगा ना, मतलब
प्री टर्म के ज्यादा संभावना होती है कि वो लो बर्थ वेट में भी हो सकता है। तो बात वहीं की वहीं आ गई, बात वहीं की वहीं आ गई। ये सारे रीजन है किसके, कोजेज हैं किसके, बर्थ एस्फिक्सिया के। चलिए यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप, और ये दो प्रकार के टाइप का होता है, लिविडा एंड पेलिडा। ये सेनो टाइप की बात करते हैं तो ये मोस्टली टू टाइप का होता है। क्या होता है, एस्फिक्सिया, लिविडा, एंड सेकंड वन एस्फिक्सिया पेलिडा। एस्फिक्सिया पेलिडा, कौन सा, पेलिडा। दो प्रकार के होते हैं। ये जो लिविडा वाली कंडीशन है, ये मैं मान के चलूं एक तरीके से थोड़ी सी कम दिक्कत वाली है, यानी कि मैं इसको ऐसे इंडिकेट करूं आपको समझाने के लिए कि एक थोड़ी सी नॉर्मल सी कंडीशन है। थोड़ी सी नॉर्मल मतलब इसमें डिस्ट्रेस है लेकिन थोड़ा सा है, इसमें समस्या है लेकिन थोड़ी सी है। जैसे मैं इसको इस तरीके से इंडिकेट करूं कि अगर मैं यहाँ पे अपगार की बात करता हूं बेटा, अपगार स्कोर की बात करता हूं, तो यहाँ पे अपगार स्कोर 4 से 6 के बीच में होता है। अपगार स्कोर कहां से कहां, तो 4 से 6 के बीच में, जो मॉडरेट डिस्ट्रेस को दोहराता है। मॉडरेट डिस्ट्रेस यानी समस्या तो है, समस्या तो है लेकिन इतनी मेजर समस्या वहां पे नहीं है। इस कंडीशन की वजह से जो साइन एंड जो सिम्टम्स आएंगे, मतलब जो लिविडा के अंदर जो साइन एंड सिम्टम आएंगे ना प्यारे बच्चों, वो आएंगे एक्रोसाइनोसिस, यानी साइनोसिस देखने को मिलेगा वहां पे। और दूसरा आ सकता है नेजल फ्लेरिंग, नेजल फ्लेरिंग। ये सैनो समझ में आ गई। ये यहाँ पे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे कौन सी कंडीशन में, इस नॉर्मल वाली लिविडा वाली कंडीशन में। अब आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऑक्सीजन देनी है। क्या देना है वहां पे आपको, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। भाई आपको पता है कि मॉडरेट थोड़ा सा वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उस डिस्ट्रेस को खत्म करने के लिए क्या दे दो वहां पे, ऑक्सीजन दे दो। ये थोड़ी सी एक नॉर्मल वाली कंडीशन है। नेक्स्ट वन आता है पेलिडा। पेलिडा के अंदर जो अपगार की अगर मैं बात करूं, पेलिडा के अंदर अपगार की बात करूं तो अपगार 3 होता है बेटा, 3 या 3 से कम होता है अपगार, इसको नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये सीवियर डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, सीवियर डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। और इसमें सेंट्रल साइनोसिस पाया जाता है। क्या, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है। ये साइनो इसमें एक्रोसाइनोसिस यानी एक्सट्रीमिटीज ब्लू, बॉडी पिंक है, लेकिन इसमें सेंट्रल साइनोसिस यानी कि उसका जो चेस्ट वाला हिस्सा जो सेंटर से क्या साइनोसिस है, यानी कि ये सेंट्रल साइनोसिस है ना, वो एक्रोसाइनोसिस से ज्यादा सीरियस कंडीशन है। क्या है, ज्यादा सीरियस कंडीशन। रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलता है इसमें, रेस्पिरेटरी फेलियर भी वहां पे इसमें देखने को मिलता है। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी वहां पे देखने को मिलता है। कार्डियो वेस्कुलर कोलैप्स, ये यहां पे कंडीशन आई, यहां पे कंडीशन आई, शोक में मरीज आ सकता है। अब आप देख लो कितनी सीरियस कंडीशन है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि जो पेलिडा है उसका अपगार लेस देन 3 है, सीवियर डिस्ट्रेस है वहां पे, सेंट्रल साइनोसिस है वहां पे, रेस्पिरेटरी फेलियर भी वहां पे हो सकते हैं, कार्डियो वेस्कुलर कोलैप्स भी वहां पे देखने को मिल सकते हैं, शोक में जा सकता है पेशेंट। रीजन है इसके अंदर ड्यू टू हाइपरकेपनिया यानी इंक्रीज CO2 लेवल। ये से नो ड्यू टू इंक्रीज CO2 लेवल। और अगर CO2 लेवल इंक्रीज है बेटा, तो CO2 लेवल इंक्रीज की वजह से क्या हो जाता है, वेजोडाइलेशन होता है। क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है। और वेजोडाइलेशन होने की वजह से मरीज शोक में जा सकता है, कार्डियो वेस्कुलर कोलैप्स वहां पे देखने को मिल सकता है, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स वहां पे देखने को मिल सकता है। न्यूबॉर्न बेबी की डेथ तक वहां पे हो सकती है, किसमें, पेलिडा में। किसमें, पेलिडा में। समझ में आ गई। तो ये क्या है, एक सीवियर कंडीशन है, वो इससे थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन है। ट्रीटमेंट इसका आगे अपन बात करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट किसमें देना चाहिए, कौन सा किसमें कैसे होता है, वो अपन बात करते हैं।
अगर मैं यहाँ पे साइनोसिस की बात, अगर मैं इसके, अब अगर अपन टाइप से हो गया, अगर मैं यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम की बात करूं, तो अगर इनिशिएशन ही नहीं हुआ है, अगर इनिशिएशन नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, फेल्योर टू इनिशिएट, अगर रेस्पिरेशन का इनिशिएशन ही नहीं हुआ है, अगर इनिशिएशन नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, तो मैंने पहले भी बता दिया वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, साइनोसिस मिलेगा। लेकिन अगर फेलियर टू मेंटेन है, मतलब इनिशिएट, शुरुआत तो हो गया, फेलियर टू मेंटेन है, मतलब मेंटेन में दिक्कत हो रही है आपको, मेंटेन में, तब इसके अंदर आपको डिस्निया मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? नेजल फ्लेयरिंग, डिस्निया एंड नेजल फ्लेयरिंग मिलेगा अगर वहां पे मेंटेन नहीं हो रहा है तो, और अगर वहां पे शुरू ही नहीं हुआ है तो आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। बाकी मैंने लिविडा और पेलिडा दोनों के साइन एंड सिम्टम वहां पे बता दिए। अब अपन बहुत ही प्यारा टॉपिक आ गया, वो आ गया इसका मैनेजमेंट। क्या आ गया? इसका मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में अगर मैं बात करता हूं कि हार्ट रेट, इफ इसके मैनेजमेंट की अगर कंडीशन बात है, इफ न्यूबॉर्न, क्या इफ न्यूबॉर्न हार्ट रेट इज, अगर मैं बात करता हूं न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट है। कितनी है? 100 बीट पर मिनट है। 100 से ऊपर है, नॉर्मल होती है इतनी, ये सियानो 140 से 160 के आसपास, तो मतलब ये हुआ कि 100 से ऊपर हार्ट रेट है, इट मींस हार्ट वाला काम सही है। अगर मैं यहाँ पे इसके रेस्पिरेशन की बात करूं, तो रेस्पिरेशन है ना वो नॉर्मल है, यानी कि रेगुलर है। वैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन, रेगुलर का मतलब नॉर्मल से वो इरेगुलर के उससे कंपेयर मत करना, यानी कि ये सही वाला रेस्पिरेशन। नॉर्मल का मतलब होता है जैसा होना चाहिए वैसा रेस्पिरेशन है, मेरा कहने में जैसा होना चाहिए वैसा रेस्पिरेशन है। और वहां पे अगर साइनोसिस देखने को मिलता है तो वहां पे एक्रोसाइनोस है, एक्रोसाइनोसिस। अब मुझे एक चीज बताइए कि इस कंडीशन के अंदर, देखिए मैनेजमेंट इसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मैनेजमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? इसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। जैसी कंडीशन है उसका मैनेजमेंट वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखते हुए देखिए, मैं कह रहा हूं कि हार्ट रेट उसकी ठीक है, हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट उसकी बिल्कुल राइट है। रेस्पिरेशन क्या बता रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल है, रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो इरेगुलर प्रकार का होता है, लेकिन मेरा वो इरेगुलर नॉर्मल यहां पे वो कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन इसका ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा है। साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस तो वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में कई बार देखने को मिल सकता है। अभी एक्सट्रीमिटीज थोड़ी सी ब्लू दिख जाएगी, बाकी बॉडी तो पूरी पिंक है। तो इसके अंदर अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो नो नीड टू मैनेजमेंट। क्या? अरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं? नो नीड टू मैनेजमेंट। आपको क्या करना है? रूटीन केयर। क्या देनी है बेटा? रूटीन केयर आपको करनी है उसमें। आपको वहां पे किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करना है प्यारे बच्चों, वहां पे आपको क्या करना है, रूटीन केयर देनी है। वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह है, अम्लाइकल कोड कटिंग है, वो सारी चीजें करनी है। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, सूखे प्रीवार्म टॉवल में लेना है, वो सारे काम करने हैं, वो सारे काम करने। लेकिन इसमें आपको मैनेजमेंट की किसी प्रकार की नीड नहीं है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट दूसरी अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं, तो दूसरी कंडीशन में मैंने लिखा वहां पे हार्ट रेट वही मोर देन 100 है। अगर वहां पे मैं वही रेस्पिरेशन की बात कर लूं, तो वही रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, वहां पे नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मल ऐसे अगर मैं वहां पे उसको स्किन देख पा रहा हूं, तो वहां पे क्या देखा मैंने? सेंट्रल साइनोसिस है। क्या साइनोसिस है? सेंट्रल साइनोसिस है बच्चों। कौन सा? सेंट्रल साइनोसिस। इट मीन साइनोसिस तो है, मतलब समस्या तो वहां क्रिएट हो गई। ये तो बात क्लियर होगी कि समस्या वहां पे क्रिएट हो गई। अब आपको वहां पे क्या मैनेजमेंट देना है? जब साइनोसिस हो गया तो O2 थेरेपी देना है। O2 थेरेपी वहां पे आपको देना है बाई किसके द्वारा? मास्क के द्वारा। और बच्चों में कई बार हुड काम में लेते हैं, तो बाई मास्क एंड हुड के द्वारा आपको ऑक्सीजन काम में लेनी है, उसको O2 थेरेपी देनी है। ये ही इसका मैनेजमेंट है।
क्योंकि समस्या हो गई लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, रेस्पिरेशन सही काम कर रहा है उसका, हार्ट उसका सही काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ऑक्सीजन देने से वो मैनेज हो जाएगा बाय मास्क एंड फूड। प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, बस डायरेक्टली एक नॉर्मल 2 से 3 लीटर पे उसकी ऑक्सीजन खोल दी और नॉर्मली ये जो कंडीशन है वो सबसाइड हो जाएगी। तो ये तो थी इसकी कंडीशन नंबर 2। अब अगर मैं कंडीशन नंबर 3 की बात करता हूं, अब अगर मैं कंडीशन नंबर 3 की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर हार्ट रेट तो अभी भी 100 है। कितनी है? हार्ट रेट मोर देन कितनी है? 100 बीट पर मिनट। लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, अगर मैं उसका रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो जो रेस्पिरेशन है ना बेटा, वो अब नॉर्मल है। वो रेस्पिरेशन कैसा है? अब नॉर्मल है। और स्किन का तो पहले भी साइनोसिस था, अब भी साइनोसिस है, क्योंकि दूसरी कंडीशन थी वहां से साइनोसिस चालू हो गया, तो तीसरी कंडीशन में भी ये तो साइनोसिस होना ही है। यानी सिर्फ और सिर्फ अभी हार्ट वाला काम ठीक है, लेकिन सांस वाला काम हर जगह ही खराब है। तो मतलब समस्या तो बड़ी है। अब आपको वहां पे इसका ट्रीटमेंट जो है, अब आपको इसका जो ट्रीटमेंट करना है ना प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ऑक्सीजन थेरेपी देनी, क्या देना है? O2। बाई किसके द्वारा? बैग एंड मास्क। किसके द्वारा हो गई बच्चों ये? बैग एंड मास्क, यानी कि एक तरीके से जो आपका बैग होता है ना, कौन सा होता है? जैसे एम्बू बैग वगैरह होता है, मतलब एक तरीके से प्रेशर वाली आपको क्या देना है? ऑक्सीजन देनी है। यानी नॉर्मली इस ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा, नॉर्मली मास्क से काम नहीं चलेगा। समस्या थोड़ी बड़ी है। क्या है? समस्या थोड़ी बड़ी है, इसलिए ऑक्सीजन को भी थोड़ा सा बड़े लेवल से, थोड़ा अच्छे लेवल से, थोड़ा उसमें बैग एंड मास्क वाले लेवल से आपको वहां पे वो देना है, आपको वहां पे वो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। यस या नो? समझ में आ गया? अब अगर मैं चौथी कंडीशन की इसकी बात करता हूं, तो अगर इसकी बात करता हूं मैं चौथी कंडीशन की, तो जो इसकी हार्ट रेट है प्यारे बच्चों, वो मोर देन 60 है। अब हार्ट रेट से पहले की सारी चीजों में दिक्कत तो हो गई, सिर्फ हार्ट रेट में नहीं थी, वो वहां पे हो गई। ये से ना वो वहां पे हो गई। इसके अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो वो अब नॉर्मल है। क्या है? अब नॉर्मल है। और स्किन कलर की बात करूं तो वहां पे क्या है? साइनोसिस है। क्या है? साइनोसिस है। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी से आपको क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। ये से नो, इसका जो मैनेजमेंट है ना, वो क्या है? पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये सियानो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी कि वहां पे प्रेशर वाले वेंटिलेशन देना आपको, प्रेशर से वहां पे ऑक्सीजन देनी है आपको। ये सियानो, इसमें आपको किससे देनी है? प्रेशर से देनी है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बैग एंड मास्क। ये सियानो, बैग एंड मास्क। समझ आ जाना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से उसको वेंटिलेटर से जोड़ देते हैं। उसको किससे जोड़ देते हैं? वेंटिलेटर से जोड़ देते हैं। और वहां पे प्रेशर के द्वारा वहां पे क्या दी जाती है? ऑक्सीजन दी जाती है। उसको वेंटिलेटर पे जोड़ दिया जाता है, उस मरीज को। किस पे जोड़ दिया जाता है? वेंटिलेटर पे जोड़ दिया जाता है। ये थी इसकी चौथी कंडीशन और ये था इसका इलाज। समझ में आ गई बात? आ गई बात। पीपीवी जो है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेट है किसमें? डायफ्रामेटिक हर्निया। कॉन्ट्रा इंडिकेट है बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेट है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया यानी किसी को डायफ्राम का हर्निया, डायफ्रामेटिक अगर किसी को हर्निया है, तो उसमें पीपीवी से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट है। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस या नो? अब मैं लास्ट इसकी स्थिति की बात कर लेता हूं कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हार्ट रेट कितनी है, हार्ट रेट कितनी है? लेस देन 60 है या फिर अपसेंट है।
यहाँ तो कम से कम हार्ट चल रहा था, थोड़ा बहुत तो 60 से ऊपर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हार्ट रेट है वो या तो लेस देन 16 है, यानी 60 से नीचे आ गई, और या फिर वहां पे क्या है, एब्सेंट है। ये कंडीशन है। अगर मैं वहां पे रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो रेस्पिरेशन है ना वो अबनॉर्मल टाइप का है, एबनॉर्मल टाइप का है। और अगर मैं स्किन की बात कर रहा हूं, देखे तो वहां पे सेंट्रल साइनोसिस है, यानी कि कंडीशन बिल्कुल खत्म है। कौन सा साइनोसिस है वहां पे क्या है उसको बेटा सेंट्रल साइनोसिस है, उसको क्या है, सेंट्रल साइनोसिस है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे, आपको पता है नियोनेटल सीपीआर, ये सियानो नियोनेटल सीपीआर क्या काम में लेते हैं, टीएबीसी, टीएबीसी जो है ना वो काम में लेते हैं, ये सियानो टीएबीसी वहां पे काम में लेते हैं। और आपको क्या देना चाहिए, सीपीआर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा है ना हार्ट चल रहा है एक तरीके से, ना कोई रेस्पिरेशन चल रहा है, पूरा साइनोस पड़ा है बेबी, तो आपको तुरंत प्रभाव से वहां पे क्या करना चाहिए, सीपीआर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीपीआर करना चाहिए। कौन से सीक्वेंस से, टीएबीसी, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसके बाद में एयरवे, पेटेंट एयरवे, उसके बाद में ब्रीदिंग देते हैं, देन क्या होता है, सर्कुलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। टीएबीसी वहां पे फॉलो करते हैं, यस या नो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीएबीसी फॉलो करते हैं इसके अंदर, नियोनेटल सीपीआर के अंदर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। इस बर्थ एस्पेक्ट से जो टॉपिक है उसकी हर लाइन एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, हर लाइन क्या है, क्वेश्चन है।